चैप्टर 20 रीफ पर सपने देखने वाला। मुझे आश्चर्य है कि पैडी कहाँ है। अगली सुबह डिक चिल्लाया। वह चप्पल से बाहर आ रहा था और अपने पीछे एक सूखी शाखा खींच रहा था। उसने अपना कोट रेत पर छोड़ दिया है और उसमें टिंडर बॉक्स, इसलिए मैं आग जलाऊंगा। इंतजार करने का कोई फायदा नहीं है। मुझे अपना नाश्ता चाहिए। परेशानी। उसने अपने नंगे पैरों से मृत लकड़ी को कुचलकर टुकड़े टुकड़े कर दिया। एमिलिन रेत पर बैठी उसे देखती रही। एमिलिन के दो देवता थे, पैडी बटन और डिक। पैडी लगभग एक रहस्यमय देवता था जो तंबाकू और रहस्य के धुएं में लिपटा हुआ था। लुढ़कते जहाजों और चरमराते मस्तूलों का देवता, नॉर्थम्बरलैंड के मस्तूल और विशाल पाल स्थान उसके मन में एक स्थायी दृष्टि थे। वह देवता जिसने उसे एक छोटी नाव से इस अद्भुत जगह पर पहुंचाया था, जहां पक्षी रंगीन थे और मछलियां रंगी हुई थीं, जहां जीवन कभी नीरस नहीं था और आसमान शायद ही कभी धूसर होता था। डिक, दूसरा देवता, एक बहुत ही समझने योग्य व्यक्ति था, लेकिन एक साथी और रक्षक के रूप में कम सराहनीय नहीं था। द्वीप जीवन के 2 साल और 5 महीनों में वह लगभग 3 इंच बढ़ गया था। वह 12 साल के लड़के जितना मजबूत था और पैडी की तरह ही नाव को लगभग अच्छी तरह से चला सकता था और आग जला सकता था। दरअसल पिछले कुछ महीनों के दौरान मिस्टर बटन अपनी हड्डियों को आराम देने में लगे हुए थे और रम को एक अमूर्त विचार के रूप में सोच रहे थे। उन्होंने खाना पकाने और मछली पकड़ने और भोजन इकट्ठा करने का काम जितना संभव हो सके डिक पर छोड़ दिया था। क्रेथुर को ये देखकर मजा आता है कि वह क्या कर रहा है, वह कहता था जब वह डिक को मछली पकाने या और क्या नहीं करने के लिए एक छोटा सा ओवन बनाने के लिए धरती में खुदाई करते हुए देखता था। आओ एम, डिक ने टूटी हुई लकड़ियों को कुछ सड़े हुए हिबिस्कस की लकड़ियों के ऊपर रखते हुए कहा, मुझे टिंडर बॉक्स दे दो। उसे पंख की एक चिंगारी मिली और फिर उसने उसमें फूंक मारी, जो पुराने डच चार्टों पर दर्शाए गए ओलस से भिन्न नहीं थी, जिसमें शेडम और सूंघने की गंध आती थी और ध्वनि के स्थान पर जलपरी और देवदूत की याद आती थी। आग जल्द ही चमचमा उठी और चटाचट आने लगी और उसने ढेर सारी लकड़ियां इकट्ठी कर ली, क्योंकि ईंधन भरपूर था और वह ब्रेड फ्रूट पकाना चाहता था। ब्रेड फ्रूट का आकार, उम्र और मौसम के हिसाब से रंग बदलता रहता है। डिक जो पकाने की तैयारी कर रहा था, वह छोटे खरबूजे जितने बड़े थे। 3 लोगों के नाश्ते के लिए 2 से ज्यादा काफी होंगे। वे हरे और बाहर से गांठदार थे और उन्हें देखकर मन में ब्रेड की बजाय कच्चे नींबू का आभास होता था। उसने उन्हें अंगारों में डाला, जैसे आप आलू भूनने के लिए डालते हैं, और कुछ ही देर में वे तिड़कने लगे और भाप की छोटी छोटी जहरीली धारें निकलने लगीं। फिर वे फट गए और उनका सफ़ेद अंदरूनी हिस्सा दिखाई देने लगा। उसने उन्हें काटा और उनका गूदा निकाला। गूदा खाने लायक नहीं है और वे तैयार हो गए। इस बीच एमिलिन उनके निर्देशों के तहत निष्क्रिय नहीं बैठी थी। लैगून में और भी कई उष्णकटिबंधीय लैगून हैं जिनके बारे में मैं जानता हूँ। एक मछली थी जिसे मैं केवल सुनहरी हेरिंग के रूप में वर्णित कर सकता हूँ। जब यह जमीन पर उतरती है तो यह कांस्य हेरिंग दिखती है, लेकिन जब यह मूंगा मस्तिष्क और सफ़ेद रेत के धब्बों की पृष्ठभूमि में नीचे तैरती है तो इसमें चमकीली सोने की चमक होती है। ये देखने में जितनी अच्छी है, खाने में भी उतनी ही अच्छी है, और एमिलिन सावधानी से बेत के टुकड़े पर उनमें से कई को भून रही थी। मछली के रस ने गन्ने को जलने से बचा लिया। हालांकि कभी कभी दुर्घटनाएं होती थीं, जब डिक के उपहास के शोर के बीच एक पूरी मछली आग में गिर जाती थी। घुटनों के बल बैठी हुई वह काफी सुंदर दिख रही थी। कमर के चारों ओर की स्कर्ट धारीदार स्नान तौलिया की तरह दिख रही थी। उसका छोटा चेहरा गंभीर और हाथ में लिए हुए काम की गंभीरता से भरा हुआ था और आग की गर्मी से उसके होंठ सिकुड़ गए थे। पहली दुर्घटना के बाद उसने आत्मरक्षा में चिल्लाते हुए कहा, बहुत गर्मी है। बेशक ये गर्म है, डिक ने कहा, अगर आप आग की निचली दिशा में रहें। पैडी ने आपको कितनी बार हवा की दिशा में रहने के लिए कहा है? मुझे नहीं पता कि कौन सा क्या है, अभागी एमिलिन ने कबूल किया, जो व्यावहारिक रूप से हर चीज में पूरी तरह विफल थी, जो न तो नाव चला सकती थी, न ही मछली पकड़ सकती थी, न ही पत्थर फेंक सकती थी, और जो, हालांकि वे अब 28 महीने या उससे अधिक समय से द्वीप पर थे,
तैरना भी नहीं जानती थी। डिक ने कहा, तुम्हारा मतलब यह है कि तुम नहीं जानते कि हवा कहाँ से आती है? हाँ, मुझे पता है। खैर, ये हवा की दिशा में है। मुझे यह नहीं पता था। खैर, अब तुम्हें पता चल गया। हाँ, अब मुझे पता चल गया है। अच्छा, तो आग के पास आओ। तुमने पहले इसका मतलब क्यों नहीं पूछा? मैंने किया था, एमिलिन ने कहा। मैंने एक दिन मिस्टर बटन से पूछा और उन्होंने मुझे इसके बारे में बहुत कुछ बताया। उन्होंने कहा कि अगर वह हवा की दिशा में थूकता है और कोई व्यक्ति उसके सामने खड़ा होता है, तो वह मूर्ख होगा, और उन्होंने कहा कि अगर कोई जहाज बहुत दूर चला जाता है तो वह चट्टानों पर गिर जाता है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि उसका क्या मतलब था। डिकी, मुझे आश्चर्य है कि वह कहाँ है। धन, डिक ने चिल्लाते हुए कहा, ब्रेडफ्रूट को खोलने के कार्य में रुकते हुए। नारियल के पेड़ों के बीच से गूंज आ रही थी, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं। चलो, डिक ने कहा, मैं उसका इंतजार नहीं करने वाला। हो सकता है कि वह रात की लाइनें लाने गया हो। वे कभी कभी लेगून में रात की लाइनें बिछाते हैं और उन पर सो गया हो। अब, हालांकि एमिलिन ने मिस्टर बटन को एक छोटे देवता के रूप में सम्मान दिया, डिक को इस मामले में कोई भ्रम नहीं था। वह पैरी की प्रशंसा करता था क्योंकि वह गांठ बांध सकता था, जोड़ सकता था, नारियल के पेड़ पर चढ़ सकता था और अन्य सराहनीय तरीकों से अपने नाविक कौशल का प्रयोग कर सकता था, लेकिन उसे बूढ़े आदमी की सीमाएं महसूस होती थीं। उन्हें अब आलू खाने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने आलू और आलू की संभावना दोनों खा ली थी जब उन्होंने उस आधे बोरे की सामग्री खा ली थी। युवा होने के बावजूद डिक को इस कार्यवाही की पूर्ण मितव्ययिता का एहसास हुआ। एमिलिन को नहीं हुआ, उसने कभी आलू के बारे में नहीं सोचा, हालांकि वह आपको द्वीप पर सभी पक्षियों का रंग बता सकती थी। फिर से, घर को फिर से बनाने की जरूरत थी, और बटन हर दिन कहते थे कि वे कल इसकी देखभाल करेंगे, और कल ये कल हो जाएगा। उनके जीवन की ज़रूरतें लड़के के साहसी और सक्रिय दिमाग के लिए प्रेरणा थीं, लेकिन वो हमेशा अपने बड़े भाई की मनमानी से परेशान रहता था। डिक उन लोगों में से था जो सिलाई मशीन और टाइपराइटर बनाते थे। बटन ऐसे लोगों में से थे जो गाथागीत, कोमल हृदय और पोथीन के लिए जाने जाते थे। यही मुख्य अंतर था। धन, लड़का फिर चिल्लाया जब उसने अपनी इच्छानुसार खा लिया। हेलो, तुम कहाँ हो? उन्होंने ध्यान से सुना, लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। एक चमकीले रंग का पक्षी रेत के बीच से उड़ रहा था। एक छिपकली चमकती रेत पर इधर उधर भाग रही थी, चट्टान बोल रही थी, और पेड़ों की चोटियों में हवा बह रही थी, लेकिन मिस्टर बटन ने कोई उत्तर नहीं दिया। रुको, डिक ने कहा। वह बाग से होते हुए उस स्थान की ओर दौड़ा जहां छोटी नाव खड़ी थी, फिर वह वापस लौट आया। नाव ठीक है, उसने कहा। वह धरती पर कहाँ हो सकता है? मुझे नहीं मालूम, एमिलिन ने कहा, जिसके दिल पर अकेलेपन की भावना छा गई थी। चलो पहाड़ी पर चलते हैं, डिक ने कहा, शायद हम उसे वहां पालेंगे। वे जंगल से होकर ऊपर की ओर चले गए, जल मार्ग से होते हुए। बीच बीच में डिक आवाज लगाता और प्रतिध्वनियां उत्तर देती। पेड़ों के बीच से अजीबोगरीब, नम आवाज वाली प्रतिध्वनियां आती या पक्षियों का झुंड उड़ जाता। छोटा झरना कलकल करता और फुसफुसाता, और बड़े केले के पत्ते अपनी छाया फैलाते। चलो, डिक ने कहा, जब उसने बिना उत्तर पाए दोबारा पुकारा। उन्होंने पहाड़ी की चोटी देखी, और वह बड़ा पत्थर धूप में अपनी छाया डालते हुए खड़ा था। सुबह की हवा बह रही थी, समुद्र चमक रहा था, चट्टान चमक रही थी, द्वीप के पत्ते हवा में लहरा रहे थे जैसे हरी ज्वाला वाली मशाल की लपटें। प्रशांत महासागर की छाती पर एक गहरी लहर फैल रही थी। नेविगेटर या गिलबर्ट से परे किसी तूफान ने ये संदेश भेजा था, और यहाँ 1000 मील दूर चट्टान की गहरी गड़गड़ाहट में इसकी प्रतिध्वनि मिल रही थी। दुनिया में कहीं और आपको ऐसी तस्वीर नहीं मिल सकती, भव्यता और गर्मी का ऐसा संयोजन, ताजगी और ताकत का ऐसा नज़ारा, और सुबह की खुशी। शायद ये द्वीप का छोटापन ही था जिसने आकर्षण को बंद कर दिया और इसे परिपूर्ण बना दिया। बहती हवा और चमकते नीले रंग के बीच बस पत्तियों और फूलों का एक गुच्छा। अचानक डिक, जो चट्टान पर एमिलिन के पास खड़ा था, ने अपनी उंगली से द्वार के पास चट्टान की ओर इशारा किया।
वो वहाँ है। वह चिल्लाया।